गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 12 सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो मैंने ये स्लाइड आपको पहले डिस्कस की थी भी, जो यूपीएससी में हमें क्या चाहिए, द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। भी सिर्फ ऐसा नहीं भी आपने रट्टा मारा और आपने आंसर लिख दिया, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक्स की भी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको टॉपिक्स की, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है इसमें। और मेरा इन सेशंस के, क्योंकि अगर आप देखोगे इन कोई भी टॉपिक है, बहुत सारी वीडियोस पढ़ेंगी जहां आपने पढ़े होंगे टॉपिक्स, तो इन टॉपिक को मैं चाहूँ तो 10-10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, चीजों पे अंडरस्टैंडिंग एक नहीं बनेगी। तो मैं एक टॉपिक को 1-1 घंटा या 30-40 मिनट लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन मुझे उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसलिए हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करता हूँ। और इसलिए कई बार क्या होता है, क्योंकि कंटेंट तैयार करना इज नॉट इजी टास्क, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो कई बार क्या होता है, लेक्चर डिले भी हो रहे हैं। मेरा वैसे टारगेट था कि मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करूं, लेकिन कुछ थोड़ा सा पर्सनल इमरजेंसीज और कुछ जो कंटेंट बनाने में भी सोचने में टाइम लगता है भी, कैसे इसको बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए, भी क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए। तो मेरा इन लेक्चर्स के थ्रू क्या है भी, इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो ऑलरेडी हमने जो सारे टॉपिक देख चुके हैं, मॉडर्निटी, सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ क्या लिंक है सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी के साथ क्या लिंक है, हिस्ट्री के साथ क्या लिंक है। लेकिन आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या लिंक है। तो सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू मॉरिस जिन्सबर्ग, historically sociology has its main roots in the politics and philosophy of history. The main works of social subjects such as Plato's Republic, the Politics of Aristotle, and the other classical works are meant to complete treatise on the political science. तो earlier जो political text थे वो किसकी बात करते थे? सोशियोलॉजी की बात करते थे, सोसाइटी की बात करते थे, जो आज के टाइम पे सोशियोलॉजी बात करता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में थे जो कौटिल्य, अर्थशास्त्र। तो अगर देखा जाए सोसाइटी का जो सोशियोलॉजी का एक ओरिजिन है, एक नेसेंट स्टेज में जो सोशियोलॉजी है, वो हमें पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट में से मिल सकती है। वो अलग बात है, सोशियोलॉजी जो एज ए डिसिप्लिन वो 18th सेंचुरी में जब जो काफी सारे चेंजेस हुए, 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। लेकिन जो हमने देखे 3000 BC से पहले भी, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन में जो पॉलिटिकल टेक्स्ट थे वो भी सोसाइटी की बात करते थे। Arab Springs, Tiananmen Square incidents, and glorious revolutions were all the manifestation of society taking political system head on. Hence, such topics become area of both political science and sociology. Political movements. अभी ये अरब स्प्रिंग क्या थी, जो वेस्ट एशिया में हुई थी, और टियानमन स्क्वायर जो इंसिडेंट था, ये जब जो प्रो डेमोक्रेसी वो थे चाइना में, जो डेमोक्रेसी मांग रहे थे, तो वहां पे इन्होंने मिलिट्री लगा दी थी, आर्मी के टैंक्स लगा दिए थे। तो लेकिन आप देखिए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों इनको स्टडी कर रहे हैं। एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, वेरियस पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमने देखी हैं जो जिनका ओरिजिन सोसाइटी होता है लेकिन वो पॉलिटिकल चेंज लेकर। तो अरब स्प्रिंग जो वेस्ट एशिया में हुई थी, तो आपने कभी नोटिस किया जहां पे भी सऊदी अरेबिया में वो जो एम्परर था, जो मोनार्की थी, वो क्यों चेंज नहीं हुई? बाय मोनार्की नॉट चेंज इन सऊदी अरेबिया। सभी जगह वहां पे अरब स्प्रिंग आई, और सभी जगह जहां पे डिक्टेटर्स थे, जब मोनार्की थी, वो डेमोक्रेसी लेकर आई। अरब स्प्रिंग, या जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो सऊदी अरेबिया का जो किंग था ना, मैच्योर पर्सन, हाइपर मैच्योरिटी, तो उसने क्या किया, उसने सिंपल तो अरब स्प्रिंग का जो था, तो मैंने बताया भी सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि अरब स्प्रिंग का जो किंग था वो बहुत ज्यादा मैच्योर था। उसने क्या किया उसी टाइम, क्योंकि जब कोई भी एक एम्पायर वीक कब होता है, जब इकोनॉमी वीक होती है।
ई इज इक्वल टू ई, एम्पायर इज इक्वल टू इकोनॉमी, ठीक है ना। अब जहां पे टिएनमेन स्क्वायर इंसिडेंट जब हुए थे, जब चाइना में प्रो डेमोक्रेसी हुई, प्रो डेमोक्रेसी पे उन पे प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज भी चाइना कैसे डिक्टेटरशिप के अंदर चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, इकोनॉमी उनकी वीक नहीं हुई। अगर आज आप चाइना वालों से कहोगे ना, किसी से अगर भी आपको डेमोक्रेसी चाहिए, वो डर जाएंगे कि नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। उनको याद है 1990s में हमारे साथ क्या हुआ था, आर्मी के टैंक लगा दिए थे। वैसे ही अरब स्प्रिंग से सऊदी अरेबिया को क्या था भी, अब ये रेवोल्यूशन में ज्यादातर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल। तो उसी टाइम उसने पुलिस की वैकेंसी निकाली, अनएम्प्लॉयड को जॉब्स मिल गई, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सॉल्व हो गई। तो मीन देखिए मैच्योरिटी। तो अब ये सोसाइटी, मतलब कोई भी रेवोल्यूशन है वो सोसाइटल रीजंस होते हैं। जैसे मैंने बताया रेवोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, कुछ सोशल रीजंस होंगे, कुछ इकोनॉमिक रीजंस होंगे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे, देन इंटेलेक्चुअल आते हैं और रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। तो मीन कोई भी रेवोल्यूशन है, अब पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करती है और सोशलॉजी भी स्टडी करती है। अभी जैसे देखिए, अभी रिसेंटली क्या हो रहे हैं, जब ब्लैक लाइव्स मैटर, जब जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अब जब प्रोटेस्ट राइज क्यों हुए, क्योंकि इनका रीजन था सोशलॉजी के पास। तो सोशलॉजी स्टडी करती है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो देखिए रीजन क्या था, सोशल था, लेकिन एंड में जो मूवमेंट क्या बनी, पॉलिटिकल। तो इसलिए सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत अच्छा इंटरलिंकेज है। The two subjects have now much in common. Political science is a branch of social science dealing with the principle of organization and government of human society. In other words, political science with the social groups organized under the sovereign of state. तो political science एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जो क्या स्टडी करती है, गवर्नमेंट कैसी है, विद सॉवरन के अंदर गवर्नमेंट कैसी है। लेकिन हमारी जो सोशलॉजी है, आप देखिए दोनों में इंटरलिंक कैसे, पॉलिटिकल साइंस भी पावर को स्टडी कर रही है, सोशलॉजी भी पावर को स्टडी कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पावर को कहां पर स्टडी कर रही है, ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट, भी स्टेट की पावर क्या है। लेकिन सोशलॉजी स्टडी कहां पे करती है, पावर इन द एवरी स्फीयर। अब देखिए वो देखेगी पावर स्टेट में तो स्टडी करेगी करेगी, लेकिन पावर क्लास में पावर किसकी है, टीचर, टीचर पनिशमेंट दे सकता है। वो देखेगी पावर इन फैमिली, सासू माँ। तो मीन कंसेप्ट वही है, क्योंकि सोशियोलॉजी, आपको मैंने बताया ना अभी, सोशियोलॉजी कंसेप्ट वही है, बट हाउ दे आर स्टडिंग दैट थिंग इज मैटर्स। तो पावर में स्टडी पॉलिटिकल साइंस भी कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पावर किसकी कर रही है, स्टडी स्टेट की पावर, गवर्नमेंट की पावर। लेकिन सोशियोलॉजी स्टडी कर रही है पावर सब चीजों की, पावर किसकी कहाँ कहाँ पावर है, डॉक्टर की पावर होती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ दवाई लेने, तो आप डॉक्टर की बात मानते हो। एक तरह की पावर की डेफिनेशन क्या है भी, आप उसकी बात मानो। तो डॉक्टर जो बोलता है आप मानते हो बात। तो डॉक्टर की अपनी पावर है, टीचर की अपनी पावर है, फैमिली में सासू माँ की अपनी पावर है, और फैमिली में आपको पता ही मतलब पावर का स्फीयर कैसे है। तो वो सब चीजें सोशियोलॉजी स्टडी करता है। It is rightly said that without the sociological background and study of political science will be incomplete. The forms of government, the nature of governmental organizations, the laws and spheres of state activity are determined by the social process. तो अब सोसाइटी की गवर्नमेंट कैसी होगी, या वहां पे कुछ भी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, नेचर क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे जहाँ पे काफी तरह की वो हैं, ओलिगार्की, मोनार्की, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, अनार्की। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड कैसे करता है सोसाइटी कैसी है। जैसे मोनार्की होगी, तो मोनार्की कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, तो मैंने बताया वहां पे सोसाइटी कैसी थी। डेमोक्रेसी, यूएसए, इंडिया। डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया। और अनार्की, प्रेजेंट जो स्टेट्स हैं जैसे अफगानिस्तान। और थियोक्रेसी जैसे कि ईरान, पाकिस्तान। और मोनार्की और ओलिगार्की काफी लोग कहते हैं रशिया में भी है, जो कुछ लीडर्स हैं जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप सोसाइटी पे वर्क करती है। सोसाइटी कैसी है, जैसे हमने देखा ये अल्ट्रा रिलीजियस सोसाइटी है, तो वहां पे थियोक्रेटिक स्टेट है। अनार्की,
जहाँ पे ना कि क्यों, क्योंकि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है, डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया भी लोगों को कंट्रोल कर रखा है, डेमोक्रेसी यूएसए इंडिया। और हम ऐसा भी नहीं है, हमें इनको सोशोलॉजी, अब देखिए ये सब बैकग्राउंड सोसाइटी में, लेकिन डेमोक्रेसी तो सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करता है, लेकिन हम सोशोलॉजी में स्टडी करेंगे डेमोक्रेसी एक उससे दूसरे से कैसे वो है। तो मीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किस पे, तो मीन देखिए जहां पे कैसे इंटरलिंक बन रहा है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्ट एंड स्पेंसर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। जीईजी कैटलिन, आप देखिए नाम याद रखिए, हैज रिमार्क्ड दैट सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर द टू फेसेट्स और द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिगर। देखिए कॉम्प्ट एंड स्पेंसर का नाम भी आ गया, जीईसी कैटलिन का नाम भी आ गया। एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट लाइक डुर्खिम, मालिनोव्स्की, पार्सन, Spencer, Martens, Max Weber, and Larry Hague made important contribution in the field of political science. Political sociology is interdisciplinary science which seeks to combine sociological and political approaches. तो इन सभी थिंकर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी देखिए, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या हुआ, मींस जहां पे इंटरलिंक हो रहा है इन द सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों को जहां से इनपुट्स मिल रही हैं, और दोनों एक न्यू तो आया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। कलेक्ट, अब देखिए इमाइल डुर्खिम, तो इमाइल डुर्खिम एक बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो इमाइल डुर्खिम का एक, अब देखिए हम कंट्रीब्यूशन देखते हुए इमाइल डुर्खिम का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इमाइल डुर्खिम किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। विद द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज अ फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट दैट रेफर टू सेट ऑफ shared belief, ideas, attitude, knowledge that are common to social group or society. The collective consciousness inform our sense of belonging and our identity. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है, तो मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक कलेक्टिव विजन है जो हमारी सोसाइटी को बताता है। जैसे हमारी इंडिया का अर्लियर क्या थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रिलीजियस बुक्स थी वो बताती थी। जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या बताता था, कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम सभी को बताता था भी कैसे आपको रोल परफॉर्म करना। लेकिन आज के टाइम में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंडिया क्या है, द प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ इंडिया तो बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। तो मतलब ये देखिए जो कलेक्टिव कॉन्शियस किसको डिफाइन कर रहा है, सोसाइटी को डिफाइन कर रहा है। तो अब देखिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू इमाइल डुर्खिम ने कैसे सोसाइटी एंड पॉलिटी को बाइंड कर दिया। अब जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट, तो लोग जहां पे प्रियम्बल की बात कर रहे थे भी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, स्टेट को बोल रहे थे, गवर्नमेंट को बोल रहे थे भी आप प्लीज रिलीजन के नाम पे मत वो करने को दिए, क्योंकि हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसकी बात करता है, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म की बात करता है। अब देखिए जहां पे जो कंसेप्ट है माइल डुर्खिम का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो मतलब मैंने आपको बताया पेपर 2 में अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो पेपर 1 के कंसेप्ट्स पेपर 2 के आंसर में यूज कीजिए। जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक कीवर्ड हो गया माइल डुर्खिम का, तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको एंटी सीए को कुछ भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट की सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आती है। उसके बाद मैक्स वेबर ने कहा concept used by political science can be used in sociology. Sociology is going for general understanding about the political institution, political practice present in the different social context. For example, democracy in various countries. अब एक इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और एक पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान तो इतने, पाकिस्तान अलग स्टेट है, अलग लेवल पे खेलती है। ये जब 1971 से पहले क्या था, दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और जहां पे क्या था डेमोक्रेसी आई और मिलिट्री रूल लग गया। जब फिर से इलेक्शन कराने लगे, जब फिर से इलेक्शन करवाए इन्होंने, तो ईस्ट पाकिस्तान ही खो दिया इन्होंने, बांग्लादेश बन गया। अब ईस्ट पाकिस्तान ही है, अब ये बांग्लादेश है। तो मतलब अब क्या है, ये बांग्लादेश, अब ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, अब एक बांग्लादेश जो सेकुलर नेशन बना। तो मींस
पाकिस्तान में मतलब डेमोक्रेसी हमारे जहाँ पे देखिए 70 ईयर से हम एक्चुअल इलेक्शन कराते आ रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, प्रॉपर इलेक्शन हो रहे, कभी मिलिट्री रूल नहीं लगने दिया। तो मीन ये डेमोक्रेसी का फर्क है। मतलब जहाँ पे जो पहली बार डेमोक्रेसी कराने गए और इन्होंने वो करवा लिया अपना पाकिस्तानी, वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वही छिन गया इनसे। और एक बार पाकिस्तान की स्टेट वो है, इनकी तो फिलॉसफी यही है ना, घास फूस खाएंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। तो बाकी एक बार मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो हमारे इंडिया ने भी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए एंड पाकिस्तान ने भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए। तो पाकिस्तान कहता भी हमें ना मून पे वाटर मिल गया। तो सभी नासा, इसरो, सभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब परेशान, यार इनको नासा, इसको मून पे वाटर कैसे मिल गया। ये तो कहते वाटर मिल गया। जब बाद में पता चला भी जे इनका जो वो था सैटेलाइट था वो अरेबियन ओशन में पड़ा है, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में पड़ा है। तो मतलब फेल्ड स्टेट है जब पाकिस्तान, और इस फेल्ड स्टेट के चक्कर में इंडिया का भी बहुत लॉस हो रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कब डेमोक्रेसी गिरी, कब कब मिलिट्री रूल लगा। अभी कोविड-19 के टाइम भी कह रहे थे ना मिलिट्री शायद ओवर कर सकती, जब इमरान खान वो कोविड-19 का क्राइसिस नहीं कर सकते। तो मीन्स हम, मैं इसके थ्रू क्या बता देता हूँ भी हम स्टडी करते हैं एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट भी डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंस है, डेमोक्रेसी इंडिया में कैसी है और इन पाकिस्तान में कैसी है। और इसी तरह मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट आइडियल टाइप बना के उसकी वो बताई भी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी हायरार्की, फॉर्मल सिलेक्शन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इम्पर्सनैलिटी, कोरियर ओरिएंटेशन। तो ये ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने एक कंसेप्ट बताया। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। मतलब लिंक किस किस को किया, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी को लिंक कर दिया। इसी तरह इन्होंने जब आइडियल टाइप अथॉरिटी की बनाई तो उन्होंने बताया भी 3 तरह की अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, ट्रेडिशंस। लेकिन क्रिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, किसी की पर्सनैलिटी कल्ट की वजह से, जैसे कि महात्मा गांधी जी, MK गांधी जी, एंड मतलब पर्सनैलिटी के राउंड जो घूमती है लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि जीसस थे, पर्सनैलिटी कल्ट। मतलब क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, बुद्धा, लोग उनको फॉलो करते थे पर्सनैलिटी के थ्रू। लीगल रैशनैलिटी अथॉरिटी क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अब देखिए, ये मैक्स वेबर आइडियल टाइप अथॉरिटी की बता के क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है मतलब सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस को। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वो साथ साथ चल रही है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी मतलब एक क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जो बनते जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और अभी जो आप देखोगे 17 लोकसभा का इलेक्शन था, तो वो भी इसी तरह लड़ा गया ना भी मतलब प्राइम मिनिस्टर, मेन फेस कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था भी MP कौन है, लेकिन उनको क्या था भी प्राइम मिनिस्टर को वो बनाना। क्योंकि अगर इंडिया तो बेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टिल जो इलेक्शन था 17 लोकसभा का, काफी पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं बीजे प्रेसिडेंशियल स्टाइल से लड़ा गया था, क्योंकि दिस इलेक्शन इज ऑल अराउंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर सर के राउंड जो था इलेक्शन घूम रहा था। और वो एक बढ़िया था भी, आगे हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था भी MP से मिलके प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने मिलके MP को बनाया। अगर ऐसा ना होता तो राहुल गांधी अपनी सीट से ना हारते, जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी, लेकिन वो हारे। तो मतलब ये देखिए हम सोशियोलॉजी कैसे एक पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। तो कार्ल मार्क्स तो मैंने बताया ही है भी जो एक ब्रिज है बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अदर सोशल साइंसेस में एक ब्रिज है कार्ल मार्क्स। क्योंकि कार्ल मार्क्स जब रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, जब कह रहा है भी पावर को चेंज होना चाहिए, और जब बात कर रहा है भी इकोनॉमी कैसे पावर को इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब जहां पे वो सभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
और एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए आपको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहिए। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहिए ताकि जो भी स्टेट है वो क्या बन जाए, सोशलिस्ट स्टेट बन जाए और उसके बाद कम्युनिस्ट स्टेट। तब कार्ल मार्क्स ने भी एक सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रिज बन के। लेकिन कभी आप देखिए जहां पर जैसे कार्ल मार्क्स बोलते थे प्रोलेटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज, मतलब सब इकट्ठे हो जाओ और रेवोल्यूशन करो, तख्ता पलट करो, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन में हुआ। कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होके जो मोनार्की थी उसको हटाया और वहां पे सोशलिस्ट स्टेट बनाई। द प्रोलेटेरियंस मतलब जो वर्कर्स है हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज, तो जी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं उनको रेवोल्यूशन करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कभी आपने सुना तो कार्ल मार्क्स का आइडिया था, कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था भी सोसाइटी है, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताई थी ह्यूमन सोसाइटी की, फ्यूचर भी बताया था। फ्यूचर क्या था, ये देखिए उन्होंने बताया था परमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ये सब कंसेप्ट आपको अर्ली लेक्चर्स में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिज्म, आफ्टर दैट कम्युनिज्म। तो जो कार्ल मार्क्स ने सिर्फ ये नहीं बताया था भी ये ठीक है हिस्ट्री तो ये है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर भी बताया था कि फ्यूचर में सोशलिज्म होगा और कम्युनिज्म होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स तो गए अब 100 साल से ऊपर हो गया, 100-150 साल हो गया, तो लेकिन अभी भी रेवोल्यूशन क्यों नहीं आई। कार्ल मार्क्स ने तो कहा था भी इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट तो अब भी कर रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट उठा लो, आप अगर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट उठाओगे तो उसमें तो बताया है भी 73% वेल्थ जनरेशन इज कंट्रोल्ड बाय 1% इंडियंस, तो इनकम इनक्वालिटी है। जहां पे अगर आप दिल्ली में देखो, मुंबई में देखोगे तो मुंबई में देखो भी इनकम इक्वालिटी का क्या है, एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी वहीं पे है और सबसे जो बड़ा सबसे महंगा सबसे एक्सपेंसिव हाउस अंतिला मुकेश अंबानी का घर है वो भी वहीं पे है, लेकिन स्टिल वर्कर क्यों नहीं रेवोल्यूशन कर रहे, कभी आपने सोचा। तो उसका आंसर दिया है एंटोनियो ग्राम्स्की ने। उन्होंने बात क्या किया, द कल्चरल हेजेमनी, द कल्चरल हेजेमनी इज रेफर टू डोमिनेशन और रूल maintained through ideological or cultural means. It is usually achieved through social institutions which allow those in power to strongly influence the values, norms, ideas, expectation, worldview and behavior of the rest of society. जैसे अभी जो रूलिंग क्लास है वो क्या कैसे करेगी, वो कहेगी भी यार किसी का, अब वो एक वैल्यूज वो करना चाहेगी, किसी का चोरी करना गलत है, जो तुम अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, तो मतलब कल्चर उनकी वैल्यूज को कंट्रोल करना, कल्चरल हेजेमनी। अब ये कंसेप्ट भी आपने पेपर 2 में नोट आप यूज कर सकते हो। कल्चरल हेजेमनी functions by framing the world view of ruling class and a social and economic structure that embody it, legitimate and designed for the benefit of all, even those structure में only benefit the ruling class। वो शो करेंगे यार देखिए ऐसे अगर रहेगा, अगर क्योस नहीं होगा तो आप सबको बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअली में वो बेनिफिट किसको करता है, रूलिंग क्लास को। क्योंकि अगर रेवोल्यूशन होगी सबसे पहले कौन मारा जाएगा, कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो रशियन रेवोल्यूशन में भी ऐसा हुआ। तो दिस काइंड ऑफ पावर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रूल बाय फोर्स as in the military dictatorship because it allow ruling class to exercise authority using the peaceful means of ideology and culture। क्योंकि लोगों को कितना के दबाओगे आप, एकदम लोग उठेंगे अगर मार मार के भी उनको चुप कराना है, तो मतलब उनके दिमाग को कैप्चर कर लो। द इटालियन फिलोसोफर एंटोनियो ग्राम्स्की डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी। तो मतलब ये कल्चरल हेजेमनी का जो कंसेप्ट था ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं स्लाइड्स में आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये सब कल्चरल हेजेमनी के मैंने जो नोट्स हैं आपको दे रखे हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो मेन इसमें वही था भी कल्चरल हेजेमनी के कारण रेवोल्यूशन नहीं हो रही। लेकिन जो ट्राइबल रेवोल्यूशन जब जैसे इंडिया में आ जाता है, ट्राइबल रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट वो कल्चर हेजेमनी कर ही नहीं पा रही, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं जो कुछ भी है
वो उनको बता रहे हैं भी, ये बात में मत आना, गवर्नमेंट की बातें में मत आना, ये आपको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इसलिए हमारे इंडिया में नक्सलिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं। तो मतलब कल्चरल हेजेमनी से अब सोशियोलॉजी क्या बता रही है भी, रेवोल्यूशन क्यों नहीं, पॉलिटिकल साइंस को इनपुट दे रही है। इसी तरह एक फ्रैंकफर्ट स्कूल डेवलप हुआ था। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या था? इट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स नॉन एज developing critical theory and popularizing the dialectical method by learning the interrogating society's contradiction। तो इनका वर्क किस किस था? मैक्स ऑर्किमर, थियोडोर अडोर्नो, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मर्क्यूस। इट वाज नॉट ए स्कूल, मतलब वो एक लोग इकट्ठे होकर अपनी फिलोसफी थी फ्रैंकफर्ट स्कूल की। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को क्रिटिकल स्कूल भी बोलते हैं। तो इन 1930 मैक्स ऑर्किमर बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड रिक्रूटेड मैनी ऑफ स्कॉलर्स who came to known as collectively as a फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसको हम क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं। अब एक वर्ड और नोट कर लीजिए, क्रिटिकल थ्योरी, क्योंकि ये पेपर 2 में आपको यूज करना है जब इंडियन सोसाइटी का। इन द आफ्टरमाथ ऑफ मार्क्स फेल्ड प्रेडिक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, those individuals were dismayed by the rise of orthodox party Marxism and dictatorial form of communism। तो उन्होंने देखा भी यार, मार्क्स ने तो कहा था रेवोल्यूशन हो गई, सोशलिज्म होगा, लेकिन जहां पे तो जो मार्क्सिज्म है वो भी ऑर्थोडॉक्स हो गया और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म हो रहा है। उसी टाइम पे नाजीज्म, फैसिज्म राइज हो रहा था। तो उन्होंने देखा भी ये क्यों हो रहा है, रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही। देन दे टर्न देयर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रूल थ्रू आइडियोलॉजी और रूल कैरी आउट इन द रियम ऑफ अ कल्चर। दे बिलीव दैट टेक्निकल एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आइडिया इनेबल दिस फॉर्म ऑफ रूल। तो उनके आइडियाज थे वो एंटोनियो ग्राम्स की जो कल्चर हेजेमनी की थ्योरी थी उसी से लिए गए थे। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या था, सिंपल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या कह रहा है या क्रिटिकल थ्योरी क्या कह रही है, वी मीन अब देखिए एक वर्कर एक्सप्लॉइट किया, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, तो वो आया, वो कहता है मैं रेवोल्यूशन करूंगा। वहां पे वो मशीन पे गुस्सा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, यार मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मेरी लेबर को। लेकिन अब वो घर पे आता है, तो घर पे उसको मतलब वो टाइम ही नहीं मिला, घर पे आके टीवी ऑन किया, सब कुछ भूल गया। घर पे देख रहा है, एक आइडियल लाइफ दिखा रहे हैं, तो उसको लगता है यार मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मैं भी ऐसी आइडियल लाइफ जी पाऊंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी अलाउड द पीपल टू सिट passively before the cultural content rather than actively engage with one another for entertainment they had in the past। The scholar theorized that this experience made people intellectually inactive and politically passive as they allowed mass-produced ideology and values to wash over them, infiltrate their consciousness। आगे लोग डिबेट डिस्कशन करते थे, लेकिन आज क्या है, लोग घर पे आते हैं, टीवी देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब कुछ भी देख रहे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो उनको सब कुछ भूल जाते हैं। तो मतलब ये उन्होंने मास कल्चर के एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि कैसे रेवोल्यूशन नहीं हो रही। तो आप ये देखिए, मतलब जो क्रिटिकल थ्योरी है एक सोशियोलॉजी में स्कूल डेवलप हुआ था, लेकिन किसको इनपुट दे रहा है, पॉलिटिकल साइंस को। तो ये मैंने हार्बर्ट मार्क्यूस का आपको पहले भी बताया था, द फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जो देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के, तो एक एक दो दो लाइन देख लीजिए, समरी देख लीजिए भी इन्होंने क्या वो सारी समरी दी है, तो वो आपको आंसर में कोट करने की एक पता चल जाएगा आंसर में कोट कैसे करनी है। तो प्लीज ये घर पे जाके होमवर्क कीजिए, ये आपका होमवर्क है। भी आपको ये इन जो मैंने बताए हैं ट्रेडिशनल क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्स ऑफ केमर, ये डिफरेंट वर्क्स हैं, उनकी बुक्स हैं, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, मैक्स ऑफ केमर एंड थियोडोर एडोर्नो, क्रिटिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, एस्थेटिक थ्योरी, कल्चरल इंडस्ट्री रिकंसिडर्ड, वन डायमेंशनल मैन, ये तो मैंने आपको बताई दी थी हार्बर्ट मार्क्यूस की, द एस्थेटिक डिमेंशन, the work art in the age of mechanical reproduction, Walter Benjamin, the structure transformation in public sphere toward a rational society। तो इन जो वर्क्स हैं, इन पे एक एक दो दो लाइन की जो समरी है, प्लीज नेट पे जाके सर्च कीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको आपके नोट्स में आपके आंसर में वैल्यू एडिशन आएगी, कि लैंग्वेज अच्छी मिलेगी। तो अभी मास कल्चर जो क्या है, जो मास कल्चर जो भी है, मतलब जो मास कंज्यूम करती है, तो एग्जांपल कौन से हैं, फिल्म्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, पॉपुलर बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पॉपुलर म्यूजिक, लेजर गुड्स, हाउस होल्ड आइटम्स, क्लोथिंग, मैकेनिकल रिप्रोड्यूस्ड